हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस सिमिलर हैं, तो बेटा मैंने कुछ आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ठीक है ना, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्योंकि है भी क्या, चैप्टर आपने देखा ही है। ठीक है ना, आधे घंटे में खत्म हो गया था चैप्टर। ठीक है जी, तो श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन को। खैर छुपाना मुश्किल था, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं ये आंसर। द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट्स टू इंश्योर। चार ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है ना, वैसे तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं होगी इस क्वेश्चन में। देखो जी, फटाफट से बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो बाबू, आंसर बताना मेरे को। Aggregate demand can be increased by increasing bank rate, selling government security by RBI, increasing CRR, none of the above। ठीक है ना, ये सब तो डिक्रीज करते हैं बेटा। ठीक है जी, ओके। 1 मार्क क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, इतना ही है। गिव द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है वही लिख देना। When a person is able to work, willing to work at existing wage rate but does not get work, यही डेफिनेशन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की भी है। ठीक है जी बाबू, मीनिंग ऑफ डिफ्लेशनरी क्या पता है, मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पता है, इन्फ्लेशनरी क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट, डेफिशिएंट डिमांड कुछ नहीं है भैया। ठीक है जी, जो डायरेक्ट है उसको क्या ही पढ़वाऊं मैं। ठीक है, चलो ये पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ो, सही है। आंसर भी इनका एक बार पढ़ देना, वैसे तो आपके दिमाग में होना चाहिए। बेटा, सरकार का पहले टैक्स रेट था कि 2 लाख की इनकम तक, सॉरी एग्जाम्पशन लिमिट थी 2 लाख तक, मतलब 2 लाख तक कोई टैक्स सरकार नहीं लेती थी। सरकार ने इसको राइज करके कितना कर दिया, 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं। वैसे आज की तारीख में ये स्लैब 5 लाख है। कोई नहीं, कहता है if the situation of deficient demand is prevailing in the economy, what will be the impact of this action taken by the government। बेटा, अगर डेफिशिएंट डिमांड चल भी रही होगी इकोनॉमी में, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सरकार ने टैक्स रेट कम कर लिया। ठीक है ना, उससे क्या होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे जाएंगे बेटा। ज्यादा पैसे जाएंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे, फिर डेफिशिएंट डिमांड धीरे धीरे करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, यही तो होगा। ठीक है, कंफर्म करना एक बार इनका आंसर पढ़कर। लोग उत्तर देखते हैं, पढ़ना। Discuss the working of adjustment mechanism if aggregate demand is greater than aggregate supply। अच्छा जी, और पढ़ना क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। State the impact of excess demand under the Keynes theory of unemployment in an economy। Describe the adjustment that may take place in an economy when ex ante AD is greater than ex ante AS। ठीक है जी सर, कुल मिला के कुछ नहीं करना। AD is greater than AS इम्पैक्ट याद है, चैप्टर 3 में नहीं है, वो चैप्टर 2 में। इम्पैक्ट याद है? पता नहीं क्या याद है इन्हें। क्या होगा, प्राइस तो बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल लास्ट इम्पैक्ट है प्राइस। पहले क्या कोशिश करेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा क्योंकि उसे प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, और अगर कुछ भी नहीं होगा तब बेटा आखिरी में प्राइस बढ़ जाएगा, बस वही लेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, लो पढ़ना चाहोगे पढ़ो, चलो अच्छा अगर पढ़ना चाह रहे हो तो इनकी लैंग्वेज भी पढ़ लो एक बार। ठीक है, बिल्कुल होगी, बचेगी ही नहीं। जब डिमांड ज्यादा है तो इन्वेंट्री कैसे बचेगी, खत्म। लो बेटा पढ़ना।
इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायर्ड, सब कुछ इंक्रीज। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ चलो जी, पढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। क्वेश्चन ये भी ठीक लगा पर बहुत सिंपल था, बस जबरदस्ती से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश है। एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड इन द हिंदू ऑन 6th of August 2022, the MPC of RBI raised the repo rate by 50 basis point। मुझे तो लग रहा है आपको शायद बेसिस पॉइंट का भी मतलब नहीं पता होगा। पता किसी को? आरबीआई की लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोलते हैं इतने बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, इतने बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, यानी कि कुछ नहीं बेटा, 0.5% बढ़ा दिया। जितने भी बेसिस पॉइंट का डिवाइडेड बाय 100 कर देना, उतने परसेंट बढ़ा दिया। ठीक है जी, यानी कि 0.5% बढ़ा दिए रेपो रेट। इंक्रीज इन द रेपो रेट है, सिंपल सिंपल बात बोलूं तो, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लाइकली कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस बिहाइंड हिज इट्स टाइप ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है जी बाबू, बता दोगे रेपो रेट इंक्रीज होने से क्या होता है? फटाफट बताओ। इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो, क्या होगा बेटा? इकोनॉमी से पैसा आउट हो जाएगा, यही बताना, और बताना ही कुछ नहीं है। पढ़ना फटाफट से, 4 लाइन है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे पूछूंगा आंसर वही करेगा, बस पढ़ लो। In the given figure, what does the gap KT represent? State any two fiscal measures। Fiscal measures कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट लेती है। मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई लेता है। बेटा दो फिस्कल मेजर बताने हैं सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। पहली बात, केटी कौन सा गैप है, और फिर दो फिस्कल मेजर। वंश कौन सा गैप है? केटी, हाँ इन्फ्लेशनरी गैप है, दिखाई दे रहा, सिंपल है। ठीक है ना, ये रहा एडी, ये रहा एडी1। ठीक है, जो गैप क्रिएट होगा वो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। केटी फिस्कल मेजर याद है? रीजन याद करो पहले, अगर कभी फिस्कल मेजर्स याद ना आए ना तो रीजंस याद कर लो। रीजंस के भी अपोजिट अगर सोच लोगे तो भी काम हो जाएगा शायद आपका। बाबू आपको रीजंस में होगा रिडक्शन इन द टैक्स रेट, और दूसरा होगा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बस अपोजिट ही लिखने। ठीक है, सिंपल। चलो जी, बढ़ाते हैं बात को आगे। कुछ नहीं है भैया, वही है, एड इज ग्रेटर देन एएस है, इंपैक्ट लिखे जाएंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स है, लिखे जाएंगे। बाबू पढ़ना है एक बार। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? 3 इंस्ट्रूमेंट बताने हैं। इंस्ट्रूमेंट तो हमने 6 पढ़े हैं, कोई बता देना। एक बार मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लो। ठीक है, कभी लिखने को आ सकता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, बाकी तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर सिंपल लिखना चाहो। स्टेप टेकन बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द मार्केट इज नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसीज। बस इतना भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलो जी, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स तो लिखे ही जाएंगे, वो कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है। इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस आया हुआ है, लिखा जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है। देखो जी, दो मॉनेटरी पॉलिसीज बता दो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। इतने सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्या बोलूं मैं। एक फिस्कल मेजर, एक मॉनेटरी मेजर्स बताने हैं बेटा डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के।
बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस थे। मैं आपको एक आध यूनिक क्वेश्चन बता देता हूं जो करना है, इसके बाद तो कुछ खास नहीं था। एक काम करो, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है ना, लिखो ट्रू या फॉल्स विद रीजन। 3 क्वेश्चन, हाँ, ट्रू फॉल्स विद रीजंस, ये 3 क्वेश्चन के आंसर लिखो। बाबू अब ये 3 मेरे को तो लगा थोड़ा सा तो फिर भी ठीक था पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। सच्ची फर्स्ट का आंसर क्या है, ट्रू और फॉल्स? बेटा ट्रू है बिल्कुल। देखो बिल्कुल सिमिलर बात है बेटा, आपको अगर याद हो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन इंपैक्ट बिल्कुल सेम थे ना, अगर आपको याद हो। बाबू अगर 80 इज लेस देन एस, यानी कि सप्लाई सप्लाई इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, तो बेटा इन्वेंट्री इकट्ठी तो होती है। ये सिचुएशन और ये सिचुएशन में कोई अंतर थोड़ी है, इंपैक्ट तो सेम ही थे ना, ठीक है ना। कभी इससे याद ना आए तो इससे कर लिया करो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है इससे याद रखने में, तो मैं इससे ही सोचता हूं, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ दोबारा बता देता हूं बेटा। बाबू देख यहां पर आई कर्व की प्रॉपर्टी तो पता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पहले सेविंग्स डिस सेविंग्स होती हैं, फिर पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। ये जो सिचुएशन है शुरू में आई कर्व बहुत ऊपर है ना एस कर्व से, आई इज ग्रेटर देन एस, और इसके बाद ये एस कर्व ऊपर चला जाता है आई कर्व से, यानी कि आई इज लेस देन सेविंग्स। इसने तेरे से यही कहा कि इन्वेंट्री एक्यूमुलेट्स व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लेस देन प्लान्ड सेविंग, यानी कि इस सिचुएशन में क्या इन्वेंट्री इकट्ठी होती रहती है, यही पूछा ना। बाबू मुझे अगर इससे याद नहीं आ रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने एएस कर 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एडी कर। बाबू ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है, दोनों लेफ्ट हैंड वाली एक जैसी है, दोनों राइट हैंड वाली एक जैसी है। इस सिचुएशन में याद करना क्या होगा, अगर डिमांड कम है, सप्लाई सप्लाई है, कोई खरीदार ही नहीं है, तो क्या होगा भैया, इन्वेंटरी जमा ही तो होगी। तो ठीक तो बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड वन, अंश क्या कहता है, आंसर क्या है? पागल हो गया भैया। इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एस, अगर एडी इज ग्रेटर देन एस हो तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है। मैंने तो ये सुना था एक्चुअल डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है। एडी इज ग्रेटर देन एस ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है क्या? भाई तुम तो बिल्कुल बावले हो गए हो, मुझे लगता है 2-4 दिन में। संडे क्या मनाए, पागल हो गए क्या भैया? ये एक मिनट प्लीज मेरी तरफ देखना, एडी और एडी वन की वजह से जो गैप क्रिएट होता है ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है मेरा ख्याल। तो एडी इज ग्रेटर देन एस पे तो नहीं होता इन्फ्लेशनरी गैप। ये तो वो परेशान कर रहा, तुम हो रहे हो, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, शिविका ने ट्रोई लिखा होगा। हाँ मुझे पता था। तू तो वो है ना, तू महारानी है ना इन सबकी, तो सबको गाइड तू ही करती है बेटा। समझ में आ गई बात? इतनी सी माइन्यूट से एरर कर देते हो यार, तो मुझे समझ नहीं आता क्या करते हो। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, ये तो पुरानी बात है, पिछले चैप्टर में भी आई थी, हो सकता है। एपीएस तो नेगेटिव हो ही सकता है। एक ही क्वेश्चन मुझे काम का लगा, उसमें तुम फंस गए, अब डर लग रहा मेरे को। भाई अब कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में भैया, पढ़ते रहोगे वही ओपन मार्केट ऑपरेशन, वही मॉनेटरी पॉलिसी, वही फिस्कल। केस वाले क्वेश्चन कर लो बस, 2 मिनट रुक जाओ, केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बेटा केस पढ़ेंगे, 1 मिनट। ये बाबू फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे केस का, पढ़ना। केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन। चलो जी पढ़ो, फटाफट से पढ़ो यार। मुझे 100% पता है, मैं अभी भी केस नहीं पढ़ाऊंगा, तो आंसर कर दो।
नहीं यार, एक बार तुम केस पढ़ो। नहीं, मैं गलत आदत नहीं डालना चाहता यार, मतलब मुझे गलत लगेगा तुम पेपर में अगर कोई भी गलती करा इस चक्कर में। नहीं प्लीज यार, तुम केस की आदत डालो, पढ़ो। डन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, किन दो चीजों की बात चल रही है? क्या फिर केस पढ़ा तुमने? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, यही बात चल रही है? दोनों को बढ़ाने की बातें चल रही हैं? ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ। कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो। हाँ, मीनिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये लेकिन ये केस पढ़ने के बाद ही समझ में आता। थोड़ा सा दिमाग रखते तो वैसे भी समझ आ जाता। ठीक है। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अरे एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है, कहाँ चलो, अभी भेजता हूँ तेरे को। ये तो केस पढ़ो भैया। अरे मैंने खुद नहीं पढ़ा तो मैं क्या पढ़वाऊं। पढ़ो पढ़ो चलो। कट इन द रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू, आपको चूज करना है इंक्रीज और डिक्रीज में से, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। सर रेपो रेट कम करोगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोन पहुंचेगा मार्केट में। ठीक है। लो जी आंसर करो। डिक्रीज इन सीआरआर, सीआरआर कम करोगे मार्केट में ज्यादा पैसा पहुंचेगा, ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो राइज इन एग्रीगेट डिमांड। ये क्या होना चाहिए आंसर? ये जो मैं अभी अंश को समझा रहा था, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं था ऑप्शन भी आपको। क्वेश्चन ठीक है ये, आंसर आपने बताना। आंसर बताओ। देख ले, तू जल्दी बहुत करती है शिविका। आंसर इज डी। याद है आपको, इम्पैक्ट के नाम से मैंने एक बात लिखी थी कि इफेक्ट आउटपुट पे भी आएगा, प्राइस पे भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी आएगा। मैंने कहा था प्राइस बढ़ेगा, बाकी के दो इम्पैक्ट आप बताओ। आपने कहा था दोनों बढ़ेंगे। फिर मैंने आपको समझाया था कि इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि पहले इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, लेबर बढ़ ही नहीं सकती। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ा लोगे आप? आंसर इज डी। बहना, बस बात बड़ी सिंपल सी है। आपने एक बार सर्कल कर लिया सी, उसके बाद आपको जितना मर्जी सही आंसर पता हो वो यूजलेस है। इस चीज के लिए बहुत पेशेंस चाहिए बोर्ड के पेपर में। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों। बाय बाय।